अगर हम स्पेस पे खड़े हो जाएं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं तो आप मुझे बताओ कि क्या आवाज़ आपको सुनाई देगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देगी? आज इसी टॉपिक के ऊपर में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं, आप दोस्तों से बात करते हो, फ़ोन की रिंगटोन, स्कूल की बेल, ये सारी चीज़ें हमें होते हुए सुनाई देती है। ये किस फिनोमिनन पे काम करती है आपको पता है? चलिए इसी क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आई एम सूफिया नाज। आई एम वार्म वेलकम टू एट द प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 फिजिक्स एक्सप्लेन RRB NTPC। तो जैसे कि आपको इस सेशन के टॉपिक के बारे में तो पता चल गया होगा कि हम लोग साउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप बताइए, आप एक्साइटेड हो या नहीं? इस टॉपिक पे मैं आपको पहले बता दूँगी, इस टॉपिक के ईच एंड एवरी फैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और भी बहुत सारे चीज़। एग्ज़ाम पे क्या कौन से पॉइंट्स को हमको याद रखना है, हमारे वो ऑब्जर्वेशन। ये जो साउंड है ना दोस्तों, साउंड को ऐसा नहीं कि आप अभी नए नए पढ़ रहे हो, आप अपने आसपास भी फील करो। और भी मैं जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये भी क्या है? ये भी एक साउंड का एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आपके तक पहुँच रहे हैं। तो ये सारे फिनोमिनन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रॉकेट साइंस है, आप इसको जानते नहीं हो। आप हर एक दिन इसको ऑब्ज़र्व करते हो, आप इसको महसूस करते हो, फील करते हो। बस ये नहीं पता कि इसके फैक्ट क्या है, ये किस मैकेनिज़्म पे काम करता है। तो मैं बस इसीलिए आई हूँ ताकि आपके इसके मैकेनिज़्म, फैक्ट और एग्ज़ाम के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आपको क्लियर करूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में कौन से फैक्ट्स पूछे जाते हैं, हमें कौन से फिनोमिनन को याद रखना है, हम उसको कैसे एक बार गो थ्रू करेंगे इस चैप्टर में, और जो भी फिनोमेनन जो हमारे ऑल अराउंड होता है वो किस बेसिस पे होता है, उसके पीछे फिज़िक्स क्या है, इन सारे चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में उस सारे टॉपिक के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट NCERT है। हम इसमें कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, MCQ की बात करेंगे, फैक्ट्स ट्रिक्स की बात करेंगे। और ये क्लास 9, 10 SSC लेवल, और इस साउंड चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये SSC में भी पूछे जाते हैं, PCS एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बैठिए, चैट ओपन है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम, आपकी जो भी इसमें से जो भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर को समझने में, जो भी दिक्कत है, आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। और मेरे साथ कनेक्ट करते रहिए कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, ताकि मैं उसको समझूं और आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और एट अ टाइम आपको समझा पाऊँ। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? तो हम साउंड कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, डेफिनेशन से लेकर न्यूमेरिकल्स तक, और सब कुछ एग्ज़ाम रेडी फॉर्मेट में। ठीक है, ये मेरा इसका मतलब आज पढ़ाने का एजेंडा ही यही है कि इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स के ईच एंड एवरी फैक्ट्स को आपके साथ कन्वे करना। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ कि साउंड क्या होता है। आप तो साउंड सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, वो भी एक तरह का साउंड है। आप उसको सुन पा रहे हो, वो किसी मीडियम से जा रहा है, वो किसी एनर्जी से ट्रैवल कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि साउंड है क्या। दूसरा, उसके हम आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में फर्स्ट हमारा ये जो बुलेट रहेगा कि साउंड क्या है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, और ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, वो साउंड के किस फिनोमिनन पे वर्क करता है, हम कैसे सुन पाते हैं, उसके मैकेनिज़्म पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर MCQ और न्यूमेरिकल्स पे भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये मेरा आज का क्लास का ओवरव्यू है। हम इसी टॉपिक पे वन बाय वन जाएंगे, हर एक चीज़ को टच करेंगे, समझेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि ये कौन से एग्ज़ाम्स में आया है, और हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। पहले ये तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, आज इसको हम सीखेंगे, फिर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले है कि साउंड क्या है। आप मुझे बताओ कि साउंड क्या है। जो जानते हैं वो कमेंट में लिखो। ठीक है, साउंड क्या है? साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होता है और मीडियम
इसी और मीडियम में ही ट्रैवल करता है। देखो साउंड तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होता है, ये तो तुमको पता है कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। मैं कुछ लेकर के आई हूँ, ये देखो, ये एक स्टील का बर्तन है और मैं इस चमचे से इसको वाइब्रेट कर रही हूँ, तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जब तक हम कोई भी चीज़ को वाइब्रेट नहीं करते तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर हम स्पेस पे खड़े होकर चिल्लाएं तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? बताओ, देगी? नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है बच्चों। ठीक है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए ना एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो एयर में, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, अगर ऐसी कोई मीडियम है तो वो प्रोपगेट करेगा और आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। आप सुपरनोवा भी क्यों ना फट जाए, लेकिन स्पेस पे आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला, क्योंकि साउंड का मैकेनिज़्म ही यही है। वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे काम करता है कि वो उसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर ये सारा चीज़ मैंने बना के दिखाया है पिक्चर्स में, ताकि आप एक बार इसको देखें और समझ सकें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बारे में तो बात कर ली है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो मेरे जो शुरुआत के क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं जो हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग जो कुछ पढ़ते हैं ना दोस्तों, उसको ना हम लोगों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स क्या है ना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते हम उसको, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद में नहीं देखेंगे। जब मैं बोल रही हूँ ना तो आप ये भी सोचोगे कि अरे मैम क्या बता रही हैं, हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा हम सुनते हैं, पर हम इसके बारे में तो कभी जाने ही नहीं थे। आज से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि फ़िज़िक्स का मतलब है कि जड़ से सीखो, उसको ऑब्ज़र्व करो और उसके एप्लीकेशन तक जाओ। ठीक है, तो डेली लाइफ एग्जांपल्स ये है कि पहले है गिटार के स्ट्रिंग प्लग करना है। आप गिटार बजाते हुए देखो कौन कौन गाना सुनता है, बताओ मुझे, कौन कौन सुनता है? सभी सुनते होंगे। ठीक है, तो उसमें जो म्यूजिशियन है वो क्या करते हैं, गिटार का यूज़ करते हैं, तो वो भी वो जो वायर है उसको जो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ड्रम की मेम्ब्रेन को जब हम हिट करते हैं तो वो हिट करने से क्या होता है, आवाज़ प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि मैंने बताया कि आवाज़ को प्रोड्यूस्ड होने के लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। बेल बजाना, आपके घर पे बेल होगा, कोई भी आता है तो आवाज़ देगा, तो आप कितना सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे ना, तो एक बेल लगा करके रखे हो, तो बेल में जैसे ही हम हिट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वहाँ पे वाइब्रेशन होता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में प्रोड्यूस्ड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से हमारे एयर ड्रम में उसका आवाज़ सुनाई देती है और हम उसका रिएक्ट करते हैं और आप जाते हो और जस्ट ओपन द डोर फॉर योर गेस्ट। ओके, तो ये सारा हो गया। अब वोकल कॉर्ड में भी वाइब्रेशन होता है। वोकल कॉर्ड क्या है, यहाँ होता है वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड में भी वाइब्रेशन के थ्रू ही हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये वोकल कॉर्ड के वाइब्रेटर करना भी इसका एक एग्जाम्पल है। आई थिंक आपका इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि वाई डज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल? क्यों करता है? उसको ज़रूरत होती है क्योंकि वो बिना मीडियम का प्रोपेगेट नहीं हो सकता। जैसे कि लाइट के बारे में अगर हम बात करें कि लाइट मीडियम को, लाइट भी एक तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन क्या सन से अर्थ के ऊपर आने में कोई भी लाइट के जो वेव्स आ रहे हैं, एनर्जी पैकेट जिसको हम फोटोन बोलते हैं, ये थोड़ा अपर लेवल का केस है, पर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि फ़ोटोन क्या होता है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे 12 वगैरह में जाओगे ना, तो आप उसको, मैं उस टॉपिक को लेके आऊँगी तो मैं फ़ोटोन के बारे में बताऊँगी, लेकिन जस्ट अभी मैंने अगर जिक्र किया है तो मैं बता देती हूँ कि फ़ोटोन एक ना छोटा एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में होता है, और वो क्या है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैकेनिज़्म पे काम करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कभी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है और वो ट्रैवल करेगा तो किसी मीडियम पे करेगा। अगर कोई मीडियम नहीं है तो आप वहाँ पे एटम बॉम्ब भी फोड़ दोगे ना, तो वो कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देने वाला। ठीक है, तो अब फिर व्हाट हैपन टू साउंड व्हेन वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन स्टॉप? अगर वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा, मान लो कि कोई चीज़ को आप वाइब्रेट करना बंद कर देते तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, मैम आपने बता दिया है कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड होता है, अगर वाइब्रेशन बंद तो साउंड भी बंद हो गया। कैन यू हेयर साउंड इन स्पेस? नो, we can't hear sound in space because sound is need to travel a medium। एक मीडियम की ज़रूरत होती है जहाँ पे साउंड प्रोपेगेट होता है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब देखिए,
अब क्या है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड होता है वाइब्रेशन के थ्रू। साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन वो एयर पार्टिकल को कंप्रेस करता है और रेरिफाई करता है। देखो साउंड जब भी प्रोपेगेट करता है ना दोस्तों, तो दो मैकेनिज़्म पे वो काम करता है, एक होता है कॉम्प्रेशन, एक होता है रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन में क्या होता है ना, कॉम्प्रेशन में जो प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है ना, पार्टिकल के बीच जो मोशन होता है प्रेशर्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और पार्टिकल का जो वो जो एयर पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, वो मोशन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वे में होता है और उसका कंप्रेसाइज होता है, वो ज़्यादा प्रेशर के कारण ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और एक होता है रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन में वो प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर कम हो जाता है और वो उस मॉलिक्यूल का, एयर पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल्स है उसका वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी मैकेनिज़्म में कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के थ्रू ये आवाज़ जो हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, ये भी कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के थ्रू कंप्रेस्ड हो रहा है और आपके एयर ड्रम को हिट कर रहा है, जो आप सुन पा रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस्ड करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो एयर पार्टिकल को कंप्रेस करता है, ठीक है। इसका दो फिनोमेनन होता है, एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयर फैक्शन, ओके। अब जैसे कि इसका एग्जांपल है कि आप इसमें बात करते हो कि जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क है, गिटार ऑफ स्ट्रिंग है, ड्रम मेम्ब्रेन है, ये सारा कुछ क्या है, ये इस तरह के वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करके ही किया जाता है। अब जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क की बात करेंगे तो टू प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं और फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी में वो बीट हमारे को सुनाई देता है जब हम उस पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और गिटार ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स प्लग करने पे वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया है और ये आप लोग रियल लाइफ में भी होते हुए देखे हो सकता है किसी के पास गिटार हो या म्यूज़िक का शौक हो या फिर वो इंटरेस्ट लेता हो इस सारे कामों में, तो वो ये इस मैकेनिज़्म का यूज़ करता होगा और आपने इन्हें रियल लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हुए देखा होगा। ड्रम मेम्ब्रेन के बारे में तो जानते हैं, आजकल छोटे बच्चों को दे दो तो वो टन 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 बजाते रहते हैं, तो वो क्या, जब तक बजाएंगे नहीं तब तक का साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस्ड होता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ओके, ठीक है। अब क्या है कि मैं एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों को कि वाई डू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। बताओ मुझे कि एक सारा तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया मैंने कि ड्रम है, गिटार है, तो इसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है तो अलग अलग तरीके के साउंड क्यों प्रोड्यूस्ड कर रहा है, वो एक तरीके के साउंड क्यों नहीं प्रोड्यूस्ड कर रहा है ना। ये क्वेश्चन है, किसी को पता है इसके बारे में, कमेंट में लिखो। और दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशन, स्पीड और साउंड क्वालिटी। इसी के बारे में भी हम बात करेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बीट्स होते हैं, उसके नेचरिक फिनोमेनन होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। मान लो कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है दोस्तों, आप किसी से बहुत अच्छे से ट्यून कर पा रहे हो, मिल पा रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उससे हर चीज़ शेयर करो, और एक है जिससे तुम आप अड़े रहते हो, यार ये बिल्कुल बेकार इंसान है, मुझे पसंद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए किसी को भी, लेकिन हम लोगों के जनरल लाइफ में ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो ट्यूनिंग है ना उसके साथ नहीं हो रहा, आपकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं हो पा रही है। तो ठीक यही सबसे मेन कारण होता है कि मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिफरेंट बीट और डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती है। वो उसका नेचुरल फिनोमेनन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वाइब्रेशन, साउंड एंड साउंड क्वालिटी। देखो हर एक इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन और उसकी स्पीड और उसके साउंड पर डिपेंड करती है, और हर एक ऑब्जेक्ट का ये नेचरिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोमेनन होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट डिफरेंट बिट पे वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आते हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। देखो साउंड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने बताया ना, साउंड तो आप मान लो कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये प्रोड्यूस्ड होता है वाइब्रेशन के थ्रू। तो एनर्जी है तो वेव के फॉर्म में है, वेव क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। अगर वो वेव के फॉर्म में अगर मूव कर रहा है तो ये वाला जो आपका काम है, देखिए ये जो आपका एम्पलीट्यूड है ना दोस्तों,
ये एम्पलीट्यूड, मैंने इसकी बात की। देखिए ये एक वेव है, ठीक है। देखिए ये एक कंप्लीट वेव है, यहाँ से ये देखिए, ठीक है। ये कंप्लीट वेव को के बीच के लेंथ को हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं और उसको लेमडा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? लेमडा से। और इसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों? एम्पलीट्यूड ये जो देख रहे हो, ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का। मान लो ये वेव है, वेव मैंने जो यहाँ बनाया है, इसके जो यहाँ इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका, यही है इसका एम्पलीट्यूड। कि एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक जो वाइब्रेट करता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि प्रति सेकंड में दोलनों की संख्या, मतलब एक सेकंड में, हर एक सेकेंड में कितने बार वो वेव फॉर्म हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो कि एक सेकेंड में 10 वेव्स जनरेट हो रहे हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टाइम। एक सेकेंड दोस्तों, एक मैंने मिस्टेकली लेमडा लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये 1/1 डिवाइडेड बाई टी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके जो एस आई यूनिट होता है, एस आई यूनिट, स्टैंडर्डाइज यूनिट, ये इसके एस आई यूनिट क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग हर्ट्स में नापते हैं। कैसे नापते हैं? हर्ट्स में। किसमें? हर्ट्स में। सबका एक स्टैंडर्डाइज यूनिट होता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है, और वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी एक सेकेंड में नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है कि किसी भी पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है, जहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो जहाँ वो है अभी रेस्ट पोजीशन पे, और जब वो पार्टिकल मूव करके मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचेगा, उस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। और एम्पलीट्यूड यही हुआ। और ये जो तुम्हारा वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव के लेंथ को आप क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है क्योंकि हम उसको लेंथ वाइज नापते हैं, ठीक है। ये हो गया। और टाइम पीरियड तो आपको पता है कि एक पूरा, मान लो कि ये जो वेव है, मैंने ये जो वेव बनाया था ना, मैं यहाँ पे भी बना के दिखाती हूँ आपको। ये जो वेव है, ये पूरे एक वेव 30 सेकेंड में, एक वेव को जनरेट होने में जितना टाइम लगा उसको ही हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, ये वाला चीज़ क्या है कि T इक्वल टू 1/f है। T इक्वल टू 1/f का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब वेवलेंथ के बारे में तो मैंने बता दिया कि एक वेव के लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, ओके। जागे रहो और समझते रहो। मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी और कमेंट में उसका आंसर भी चाहिए मुझे, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो आप जान रहे हो, किसी भी वेव को अगर पर यूनिट टाइम में मूव कर रहा है, मान लो कोई बॉडी है, अब हम यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं तो हम साउंड वेव की बात करेंगे। अगर वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस या एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाने में जितना समय ले रहा है, वो उस वेव की वेलोसिटी है, ठीक है। माध्यम में, और ये किसी मीडियम पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उस मीडियम की वेलोसिटी, तो उसको हम क्या चीज़ से दिखाते हैं? v इक्वल टू एफ लेमडा। v क्या हो गया तुम्हारा? v तुम्हारी हो गई, देखो, v आपका हो गया वेलोसिटी, और फिर आपका f आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, और आपका ये जो तुम्हारा हो गया लेमडा, लेमडा आपका वेवलेंथ है, वेव
लेंथ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये है दोस्तों, ये देखिए, v इक्वल टू एफ लेमडा। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, देखो, v इक्वल टू एफ लेमडा। और दो लगातार वेवलेंथ क्या होता है? दो लगातार संपिंडनों के बीच की दूरी, मतलब संपिंडनों के मतलब समझ रहे हो ना, वाइब्रेशन, जो वेव है, दो वाइब्रेशन के बीच की दूरी वेवलेंथ है, एक कंप्लीट वेव। एक हो रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, एक क्या होता है वेवलेंथ का कैरेक्टरिस्टिक जानो कि वो एनर्जी को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है, एक होता है मैक्सिमम पॉइंट, एक होता है मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम, दो मैक्सिमम क्रस्ट, ये जो है ना, ये देखो, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, और ये हो गया ट्रफ। तो दो मैक्सिमम, दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जो मैक्सिमम वाइब्रेशन है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया दोस्तों, चलो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे टेस्ट करोगे? जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया कि साउंड क्या है, कैसे प्रोपेगेट करता है, इंस्ट्रूमेंटिंग जो चीज़ है वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस किस फिनोमिनन पे काम कर रहा है, मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया आपको। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी डेवलप हुई इसमें, कि अगर फ्रीक्वेंसी, चलो ये एक चीज़ है, मैं पूछती हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप इसको देख करके बाद में जब देखोगे आप वीडियो, तो देख करके इसका आंसर करने की ज़रूर कोशिश करना। ठीक है, इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा? मैंने भी बताया ना बच्चों की, ये जो फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, यहाँ देखो, ये फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। हाउ डज एम्पलीट्यूड इफेक्ट लाउडनेस? देखो लाउडनेस है ना, जो बोल रहे हैं, कितना जोर बोल रहा है यार, थोड़ा सा कम बोलो, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, कितना जोर का बोलती है, कान का पर्दा फट जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो लाउडनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज एम्पलीट्यूड है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। जैसे कि मैं एम्पलीट्यूड को ए से लिख रही हूँ, तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के, लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो कैन टू साउंड्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट सेम डिफरेंट एम्पलीट्यूड? क्या दो साउंड्स के सेम फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर से फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि दो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये जो दो दो है ना, कि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं एक पोजीशन पे, और कभी कभी डिक्रीज भी हो सकते हैं, मतलब सेम भी हो सकते हैं, नॉट सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैन टू साउंड्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड? हाँ हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज़ है, लेकिन आप लोगों से है कि मैंने ये तो समझा दिया, लेकिन क्या आपको आता था इस मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, ये आपको इसके बारे में आंसर पता है? तो अगर पता है तो यस लिखो, नहीं पता है तो नो लिखो। और अभी तो इस वीडियो से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने बताया था और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करते हैं, वो वाइब्रेशन को कंप्लीट करते हैं। मान लो कि आपका पोजीशन है, आप यहाँ से लेकर के, आप 0 पॉइंट से लेकर के 100 मीटर तक दौड़ सकते हो, तो 0 आपका मीन पोजीशन हो गया और 100 मीटर तक आप जो गए वो आपका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है ना साउंड का, ये कंफ्यूजिंग होती है,
तो मेरा काम यही है कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना। मैं यहाँ सब कुछ लिख के लेकर आई हूँ, आप इसको जस्ट एक बार देख लोगे ना, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, अब डिस्प्लेसमेंट का बात है तो डिस्प्लेसमेंट किस पे काउंट होता है दोस्तों, मीटर पे। तो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, देखो मैंने यहाँ लिखा है एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ती है, और एम्पलीट्यूड घटता है तो लाउडनेस घटती है। मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लिखो लिखो कमेंट में लिखो, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। और लाउडनेस हमेशा क्या होता है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये इसका करेक्ट फार्मूला, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका एसएससी में से क्वेश्चन पूछा गया था कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड था, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप यहाँ ये है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन होती है। मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, यही फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकेंड में मान लो 10 फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10 वेव अगर जनरेट हो रही है तो एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हुआ, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसको हम किस में काउंट करते हैं, हर्ट्ज में काउंट करते हैं। देखो जैसे कि एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी पिच पे ज़्यादा काम करता है, वो उसका भाई भाई है, दोनों दुश्मन नहीं है, भाई भाई है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, चल भाई हम हाई हो रहे हैं तो तुमको भी हाई होना, चल उठ जा उठ जा उठ जा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच तो शार्प साउंड हो गया, और लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। तो बोलते हैं भाई क्या है इतना लो साउंड कर रहा है यार, अरे एनर्जी कम है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आज पेट दुख रहा है, या फिर फलाना फलाना ढमकाना कोई भी काम होता होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम लोग का साउंड, जैसे कि मैंने बोलते बोलते अपने साउंड को कम कर लिया, तो क्या मेरी फ्रिक्वेंसी कम कर ली। अब जैसे मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, अरे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सुनाई कैसे देगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब क्या है, लो फ्रिक्वेंसी लो पिच, तो मतलब डीप साउंड होगा, ठीक है। और अगर हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच तो शार्प साउंड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लूट है हाई पिच, और ड्रम जो है लो पिच का है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जो फ्लूट है ना, फ्लूट वो एकदम तीखा सुनाई देता है, थोड़ा मधुर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लूट जो है वो हाई पिच का होता है, और ड्रम जो होता है लो पिच का होता है। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। चलो ये हो गया। अब है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। मैंने बताया था ना कि साउंड जो ट्रैवल करती है वो किसी मीडियम पे ट्रैवल करती है, तो वो ट्रैवल कर रही है तो डिफरेंट मीडियम पे उसकी स्पीड क्या होगी। और स्पीड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ दोस्तों, v इक्वल टू एफ लेमडा, v इक्वल टू वेलोसिटी, f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है। ये साउंड वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, तो एयर में कितनी होती है, फिर एयर अगर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसमें क्या होगी, वाटर पे क्या होगी, स्टील पे क्या होगी, एल्युमिनियम पे क्या होगी। ये बताने का, ये ग्राफ जो मैंने यूज़ किया है ना, इसका बताने का सिर्फ एक एजेंडा है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस पे होती है। अगर साउंड को आप प्रोपगेट करवाओ, फ्लो करवाओ, मान लो कि अगर आप साउंड को प्रोपगेट करवा रहे हो स्टील से, सॉलिड मीडियम से, या किसी गैस से, या किसी लिक्विड से, तो आप बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा साउंड, किस पे सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, उसके बाद आता है लिक्विड का, उसके बाद आता है गैस का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साउंड हमको एल्युमिनियम में सुनाई देगी। देखो आप तो बोलोगे तो ये तो सॉलिड ही है मैम,
लेकिन सॉलिड का भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है ना, कि ये जो सॉलिड है जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के कारण बने होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। अब मान लो कि किसी मटेरियल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा गैपिंग के बीच पे है, तो उस पर जो साउंड फ्लो हो रहा है उसकी वाइब्रेशन थोड़ा लो आएगी, और जो टाइटली पैक्ड है उसकी वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा आएगी। बस यही कारण है कि इसे एल्यूमिनियम और स्टील में एल्यूमिनियम ज़्यादा है और स्टील कम है। देखो मैंने यहाँ ग्राफ में ये शो किया है, ठीक है, ये ग्राफ में मैंने शो किया, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस पार्टिकल जितना क्लोज होंगे, मैंने यही बताया कि पार्टिकल जितने क्लोज होंगे साउंड उतने ही तेज़ी से ट्रैवल करेगी, ठीक है, साउंड उतनी तेज़ी से ट्रैवल करेगी। अच्छा मैम आपने तो बताया कि स्पीड सबसे ज़्यादा होगी साउंड में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में भी होगी, आपने बताया। तो और ये भी बताया कि जिसके पार्टिकल जितने क्लोज होंगे साउंड का वाइब्रेशन या साउंड की स्पीड उतनी तेज होगी, ये तो समझ आ गया। साउंड एक और फैक्टर पे भी काम करता है दोस्तों, वो क्या है पता है? टेम्परेचर। आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि एयर 0 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, आपको इसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि ये मैंने सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ क्यों किया। टेम्परेचर भी साउंड को इफ़ेक्ट करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी ना साउंड भी बढ़ता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ यहाँ लिख के कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ठीक है। और ये ह्यूमिडिटी पे भी इफ़ेक्ट करती है दोस्तों। ह्यूमिडिटी कब? जब आपके हवा में नमी होती है ना, ये गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, ये धूप काले चल रहा है, तो धूप काल के समय में क्या होता है, समर सीजन के समय में क्या होता है कि इसमें इसकी जो एयर पार्टिकल में ना नमी मौजूद होती है, और ये जो हवा है ना बहुत चिपचिपी लगती है, और उसमें ना गर्मी का जो होता है ना, मतलब बोलते हैं ना सहा नहीं जा रहा, इस टाइप का गर्मी होती है। तो ये ह्यूमिडिटी इफेक्ट क्या होता है, ह्यूमिड एयर में साउंड फास्टर ट्रैवल करता है। अगर ड्राई एयर है, मैं इस टॉपिक को भी लेने वाली हूँ, लेकिन ये जस्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक था, इसलिए जो अगर मान लो ड्राई एयर है तो ड्राई एयर की वेलोसिटी कम होती है एज़ कंपेरिजन टू दी ह्यूमिड इफेक्ट। जैसे कि अभी का मौसम है, अभी अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ना तो वो ज़्यादा सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू ठंड के समय में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और वैक्यूम में जो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैक्यूम में, एक सेकेंड, वैक्यूम में जो स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड साउंड ट्रैवल नहीं करती। मतलब वैक्यूम जहाँ पे कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली। अब खाली मतलब यहाँ खाली कोई स्पेस नहीं, यहाँ एयर भरा हुआ है, यहाँ एक इन्वायरमेंट है, लेकिन वायुमंडल, यहाँ एक वायुमंडल है जो चारों तरफ से हमारे घेरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्पेस पे जाएंगे तो उस तरह के इन्वायरमेंट नहीं होते वहाँ पे, ना ही वहाँ एयर पार्टिकल्स होती है, ना ही वहाँ वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आई थिंक ये सारा कुछ आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं दोस्तों, इसको पढ़िए, और मैंने सारे कुछ आपको समझाया है, इसको जस्ट कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको और सोनार क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ है, जिसका यूज़ अभी भी किया। सबमरीन किसने देखा है? जो समुंदर में रह करके अंडर वाटर डाइवर्सिटी का पता लगाया जाता था। अभी वेल ग्रेविएट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देखिए दोस्तों। मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली उसको सारे उसके फैक्ट्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको एंड सोनार सिस्टम है, ये सबमरीन के अंदर इसको लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अंडर वाटर जो कोई भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है या उसके डिस्टेंस के बारे में पता करना है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है, तो सोनार के द्वारा पता किया जाता है, ठीक है। ये इसके बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हाईली एडवांस्ड, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, और इसका यूज़ किया जा रहा है। हमारे नेवल फोर्स जो है इसका यूज़ करते हैं अंडर वाटर, और वहाँ हमारी साइंटिस्ट जो है इसके अंडर वाटर सी के अंदर डिस्कवरीज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, या मरीन डाइवर्सिटी के बारे में खोजने के लिए ये सारा काम करती है। इसका यही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। देखो पढ़ लिए वो ठीक है, उसका एप्लीकेशन भी क्या है, यूज़ क्या हो रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब साइंस में ना सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना ये सब इतना ज़रूरी नहीं होता। अब डेफिनेशन पढ़ के क्या करोगे, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, लेकिन हम लोगों को
फैक्ट्स भी तो जानने के, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो अभी हम पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन तो होना चाहिए ना उसका, अभी कोई यूज़ है, हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी क्या इसके इस फिनोमेनन पे क्या क्या काम किया जा रहा है। हो सकता है आप आगे बढ़ करके साइंटिस्ट बनो तो इसका कुछ यूज़ आपको आपको पता ही होगा, तो आप ये जानते होंगे कि इसका काम, अरे भाई ये चीज़ इस टाइप से काम करती है, ये अंडर वाटर सी के डाइवर्सिटीज़ को पता लगाने या उसके अंदर के ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने का काम करती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। तो साउंड जब किसी हार्ड सरफेस, अब इको क्या होता है, देखो इको प्रोड्यूस्ड होने के लिए ना, कोई जैसे कि आप एक खाली घर है, ठीक है, आप उसमें कुछ बोलते हो ना तो साउंड एकदम गूंजता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना दोस्तों कि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब हम साउंड क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट से टकराती है और कुछ पार्ट वो ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट में वो वेव को हमारे कान एयर ड्रम को हिट करती है तो उसकी जो वेब्रेन है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ा कम होकर के सुनाई देती है। तो इको क्या होता है, जब साउंड किसी हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है, उसी को हम बोलते हैं इको। जैसे कि मान लीजिए, एक सेकेंड, ये आपका है एक वॉल है, ये दो वॉल है, यहाँ से एक वेव यहाँ आई, टकराई, और टकराने के बाद यहाँ से ये दूसरी वेव चली गई। ये दो वेव के बीच जो टकराव हो रहा है, कोलिजन हो रहा है कि सरफेस से टकराई और फिर वापस चली गई। तो ये जो है इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस हो, इको को प्रोड्यूस करेगा, कितना भी डिस्टेंस लेंगे तो इको प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, नहीं, इको को प्रोड्यूस्ड होने के लिए एक डिस्टेंस होती है कि उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, या उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम नहीं, तो वो आपको क्रिटिकल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको होने के लिए 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप इको को प्रोड्यूस्ड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं करवा सकते। और उसका टाइम गैप क्या होता है? टाइम गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड से भी कम होनी चाहिए। 0.1, जितना देर में बोल रहे हैं उतनी ही देर में हो गया। तो वो चीज़ जो ध्यान रखना, इसको प्रोड्यूस कराने के लिए ये दो प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों? मिनिमम डिस्टेंस होता है 17.2, ठीक है। और जो टाइम डिस्टेंस यहाँ x लिख देते हैं, और यहाँ पे टाइम जो है आपका, टाइम आपका है 0.1, ठीक है, 0.1। 0.1, ठीक है, ये हो गया। तो और यहाँ देखो, एक बार ये यहाँ पे इस तरह से आया, x डिस्टेंस, कहाँ चला गया, देखो एक बार ये ऐसे आया, x डिस्टेंस कवर किया, एक बार जा रहा है, x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस हो गया? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2x हो गया। तो अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है d/t। तो डिस्टेंस में हम लोगों का क्या हो गया? डिस्टेंस तो हमारा 2d हो गया, 2d टोटल डिस्टेंस, 2d या लो या 2x, और v इंटू टी। अगर हम डिस्टेंस ऐसे लेंगे तो v और t हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस में तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में तुम्हारा 2d इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि इसका फार्मूला कैसे हुआ, ये 2d क्यों आया। देखो फिर से एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इको को प्रोड्यूस होने के लिए क्या, जब एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक टकराता है, उसके मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2 चाहिए। उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 0.1 होना चाहिए, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है? 2d इक्वल टू v इंटू टी। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, चलिए ये हो गया। अब सोनार क्या है? सोनार है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैंने भी बताया इसके बारे। सबमरीन डिटेक्शन होता है कि सबमरीन डिटेक्शन, ओशियन डेप्थ मेजरमेंट, ओशियन में जो अंदर गहराई में मेजरमेंट किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता किया जाता है। मैंने बताया ना कि अंदर जो मरीन डाइवर्सिटी के बारे में पता करना है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है, तो यही हम सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये एक वेब की तरह काम करता है। वेब उसको भेजा जाता है, जिस ऑब्जेक्ट पर भेजना है वहाँ वो जाता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाता है, जिससे हम उस मेथड की वजह से उसके डिस्टेंस, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई का पता कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। और इसका फार्मूला भी वही है दोस्तों, 2D इक्वल टू V/2, V इंटू टी। तो अगर हम डी को 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू V/T डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, बस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये कोई क्वेश्चन किया है जो मैंने अभी इसको में बताया है, आप जस्ट कमेंट में इसका आंसर कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। ओके। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो अभी हम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो आपके जो एयर का मैकेनिज़्म है साउंड को एब्जॉर्ब करना, उसको सुनना, उसको प्रोड्यूस करना, वो कैसे होता है, वो 3 हिस्से में होता है। देखो ये जो तुम्हारा है ना, ये मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये एयर का डायग्राम है, ठीक है। ये तो हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है हम लोगों को, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है, ये वाला। लेकिन ये ऑटर रैंक है, सोहेली है और एयर कैनाल नर्व्स है, ठीक है। इसमें ये 3 चीज़ों में बटा होता है दोस्तों। हर एक के 3 हिस्से होते हैं। ऑटर एयर है, एक मिडिल एयर है और एक क्या है, इनर एयर। 3 बार हमारा एयर है ना, ये तो इतने छोटू सा दिख रहा है, लेकिन इसके भी 3 पार्ट में इसको कन्वर्ट किया गया है। एक है ऑटर एयर, एक है मिडिल एयर, एक है इनर एयर। ऑटर ईयर क्या करता है, साउंड कलेक्ट करता है। ऑटर ईयर साउंड को, उसका काम क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करना। और एयर कैंसल मतलब एयर डम में वो एयर को कैंसिल करता है। अब जो आवाज़ हम भेज रहे हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू आपके कान के पास आ रहा है और आपके एयर ड्रम को हिट कर रहा है। तो जो कान के ऊपरी भाग है, आउटर ईयर सिस्टम है, वो क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, कलेक्ट करता है और एयर को कैंसिल करता है एयर ड्रम में। अब मिडिल एयर क्या होता है, इसमें 3 बोन्स होते हैं दोस्तों। देखो 3 बोन्स, एक होता है हैमर, एक होता है एनविल, एक होता है स्टाइरप। ये वाइब्रेशन एम्पलीफाई करती है। अब ये वाला टर्म क्या है मैम, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब तो समझ गए कि हम किसी चीज़ पे वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। लेकिन ये एम्पलीफाई क्या होता है, एम्पलीफाई मतलब उस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज कर देना। तो ये जो मिडिल एयर का काम होता है ना, इसमें जो 3 बोन्स होते हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। बोलो बोलो बोलो, हैमर, स्ट्रिप्स एंड एनविल। ये क्या किसके पार्ट होते हैं, मिडिल एयर के पास। कौन कौन, हैमर, एनविल और स्ट्रिप्स। ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन को जो कान से, मतलब जो आवाज़ हमारे कान में आ रही है, मिडिल एयर का पार्ट होता है ये। और ये हमारी आवाज़ को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, उसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है, इनर ईयर है। इनर ईयर में क्या होता है, कोकेलिया, एक कॉकेलिया पार्ट होता है। अब वो कॉकेलिया देखिए, ये वाला चीज़ होता है, ये चीज़ देख रहे हो, इस ये इनर एयर का पार्ट होता है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, यहाँ पे होता है कोकिलिया। ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कान का, ठीक है। कोकिलिया क्या होता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कोकेलिया क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कोकेलिया इज द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस टू कन्वर्ट साउंड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में साउंड को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और इट इज़ द पार्ट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। और एयर के कितने होते हैं, एयर हैज़ 3 पार्ट, एयर हैव थ्री पार्ट, 1 पार्ट इज़ आउटर एयर, सेकेंड इज़ मिडिल एयर एंड थर्ड इज़ इनर एयर। आउटर पार्ट का काम क्या होता है, जस्ट कलेक्ट द साउंड। मिडिल एयर का जस्ट एम्पलीफाई द साउंड। एंड इनर एयर का होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन एयर का भी एक रेंज होता है। हम लोग साउंड को सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी देखिए,
साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बीच के रेंज में हम सुन सकते हैं, ठीक है। हमारे जो ह्यूमन रेंज है साउंड का वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। अल्ट्रासोनिक रेंज क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और इंफ्रासोनिक क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और ह्यूमन किसके बीच सुन सकते हैं, 20 to 20 हर्ट्ज के बीच में। अब ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ये अल्ट्रासोनिक लेवल के रेंज के साउंड कौन सुन सकता है, ये ड्राइव जो मरीन डाइवर्सिटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बैट, डॉल्फिन, ये अल्ट्रासाउंड मैकेनिज्म पे काम करते हैं। और एलिफेंट और जो वेल होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड का साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंफ्रासोनिक का कौन करता है, वेल करता है और एलिफेंट करती है। और अल्ट्रासोनिक का कौन करता है, जल्दी बताओ, बैट फर्स्ट, सेकंड डॉल्फिन, ये करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन रेंज इनके बीच में होता है। बैट और डॉल्फिन किस में करते हैं, अल्ट्रासोनिक में करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको देख लो। चलो एक बार देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मतलब क्या, मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जस्ट इतना समझो, मैकेनिकल वेव। और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। स्पीड क्या है, सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। और जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा साउंड का वाइब्रेशन उतना अच्छा होगा। और सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, साथ साथ होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, इसमें उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.2 होना चाहिए। और जो टाइम पीरियड है उसका 0.1 होना चाहिए। ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। 20,000 हर्ट्ज के एबव जाएंगे तो वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, और लोअर में जाएंगे तो इंफ्रासोनिक हो जाएगा। इंफ्रासोनिक में कौन कौन सुन सकता है, वेल और आपका एलिफेंट। और अल्ट्रासोनिक के रेंज में कौन कौन सुन सकता है, बैट और डॉल्फिन, ठीक है। सोनार का यूज़ क्यों किया जाता है, कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, D = V/T डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ होगा। इसके सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स और इनके सारे फैक्ट्स, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एप्लीकेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार जस्ट फिर से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में छोड़ दो, और आप बताओ कि अगली टॉपिक आपको क्या चीज़ पे चाहिए, मैं उस पर डेफिनेटली आपको बना करके दूँगी, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।